द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बाज़ार की जो मनोदशा है, जो समझ नहीं पा रहा है कोई कि बाज़ार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, खड़ा रहेगा, कौन सा शेयर बढ़ेगा, कौन सा सेक्टर बढ़ेगा, बड़ा अस्पष्ट चित्र है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात बता देता हूँ कि जिन शेयरों में ग्रोथ है, जो शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग उन्हीं शेयरों को मानता हूँ जिनमें कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ है, ग्रोथ बनी रहने की संभावना है, उन शेयरों को मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मानता हूँ। शेयर की कोई जाति नहीं होती है। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। उसी प्रकार से मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि शेयर का कभी औकात मत पूछिए। शेयर की औकात सिर्फ ये को कितना कमा रहा है कंपनी, शेयर होल्डर्स के लिए क्या है उसमें, यही मेन चीज़ है। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि इस कंफ्यूज बाज़ार में आप अगर कुछ चीज़ों को देखेंगे ध्यान से तो आप साफ नज़र आएगा कि ये सेक्टर कहाँ जा रहा है, ये किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, और ये सेक्टर कहाँ जा रहा है, साफ नज़र आएगा। लेकिन ध्यान से देखने की आवश्यकता है। थोड़ा आधी घंटा उसका एक चार्ट बना के, ग्राफ बना करके थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। ये ग्राफ आपको बने बनाए कहीं नहीं मिलेंगे। है ये ग्राफ कि उस रूप में नहीं है जिस रूप में मैं बताने जा रहा हूँ। मैं बहुत स्पेशल और साफ सुथरे तरीके से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाए एट ए ग्लांस। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ बैंकों पर, और वो कौन से बैंक हैं, वो पीएसयू बैंक हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। मैंने एक वीडियो आज के 4 महीने पहले भी बनाया था, और उस समय मैंने सजेस्ट किया था कि मैं प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग ही सबसे बेस्ट, मतलब इसमें रेमेडी है। मैंने ये कहा था। इस समय आप लोगों ने कमाया, नहीं कमाया, फंस गए, रुक गए, जो भी थे, या आपके शेयर 5 रुपये उस समय रह गए थे, अब 50 रुपये हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, एंड कैश दिस अपॉर्चुनिटी, मैंने ये कहा था। तो दोस्तों, मेरा मतलब ये है कि मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ पीएसयू बैंकों की, कि पीएसयू बैंकों को अभी भी बहुत लोग लिए बैठे हैं। खैर, ये किसी न किसी के पास तो शेयर रहेंगे ही, मतलब, लेकिन जो कुछ इनमें हालात थे, जो कुछ होना था ना, वो मेरे ख्याल से तो हो चुका है। आप देखिए, उस समय जो ग्रोथ आई थी, मोदी जी ने इन बैंकों को, मोदी सरकार ने इन बैंकों को उठा लिया था, बचा लिया था, उठा लिया था। और ये एक बहुत प्रशंसनीय कदम था सरकार का कि बैंक, पीएसयू बैंकों को, जिनको चिता पे स्थापित कर दिया गया था दाह संस्कार के लिए, अगर कोई और सरकार होती तो निश्चित रूप से ये समझो दाह संस्कार, लाखों कर्मचारी सड़कों पे आते, देश का लाखों करोड़ रुपया डूब जाता, डूब ही गया था वो, तो निकाल लाए हो किसी तरह से, बड़ी मुश्किल से। लेकिन अब वो स्थितियां आ तो गई हैं, और इन पर कई तरह की कड़ाई करी, रेस्ट्रिक्शन लगाए, इनका बिजनेस बंद कर दिया था कि नहीं, खाली लोन की वसूली कीजिए और कोई काम मत कीजिए आप। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज वो सब सिचुएशन तो रेस्टोर हो गई है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि इनमें जो प्रॉफिट दिखाई दिया है, वो सारे का सारा प्रॉफिट बिजनेस प्रॉफिट नहीं था। वो प्रॉफिट भी है जो कि डूबा हुआ पैसा वसूल हो गया है। इन्होंने बैड डेट लोन्स को बेचा है, कुछ जो इनके कस्टमर्स थे उनसे जो वसूली हुई है, चाहे वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के जरिए हुई हो, चाहे एनसीएलटी के जरिए हुई हो, वो जो वसूली हुई है वो सब जुड़ के आई थी, इसलिए वो प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। प्रॉफिट अभी भी दिखाई दे रहा है और दिखाई देगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि इन बैंकों की भी जो डिपॉजिट बेस है, जैसे कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, और ये जो आपके एसबीआई है, ये लीडिंग पीएसयू बैंक्स हैं। इनमें काफ़ी, इनका डिपॉजिट बेस बहुत सिस्टम है, उनको सबको फाइनेंस भी कर रखा है।
और उससे वसूली भी होगी, मतलब उससे इनकम भी आएगी। लेकिन प्राइवेट बैंकों के मुकाबले इनकी एफिशिएंसी नहीं हो सकती, क्योंकि इन पर कई तरह के एफिशिएंसी बार भी हैं। मतलब दे हैव बीन इम्पोज विद सेवरल एफिशिएंसी बार। क्यों? सरकार की देखिए जो कानून कायदे हैं उनको फॉलो करना हर सरकारी अधिकारी के लिए आवश्यक है। और कानून कायदे को अगर आप फॉलो करोगे और सेवरल रूट से आपको गुजरना पड़ेगा कोई अप्रूवल लेने के लिए, तो बट नेचुरल है कि देयर विल बी ए टाइम, तो एफिशिएंसी को इफेक्ट करेगा। एक तो जो डिसीजन आज आवश्यकता है आज अभी ले लेते हो आप, और एक डिसीजन आज तो आवश्यकता तो आज है लेकिन ले पाते हो आप 2 महीने बाद में, तो उस डिसीजन की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है। ऐसी सूरत में मैं आपसे एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि आप लोग मैं जो बता रहा हूँ उस पर देख लीजिए और उसके अनुसार निर्णय लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके। अगर ये शेयर आपके पास पड़े हैं पीएसयू बैंक, तो मैं समझता हूँ कि इनसे रुखसत पाना ही एकमात्र श्रेष्ठ उपाय होगा। अब बताता हूँ आपको मैं क्यों कह रहा हूँ। पीएसयू बैंकों का इंडेक्स की बात करते हैं। सबसे पहले मेरा वीडियो पूरा देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा आपके, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। वरना तो खाली आप 1-2 लाइन देख करके, तो मेरी 4 शब्द देख करके और अंदाजे बांधते रहो, उससे पार नहीं पड़ेगी। देखिए पीएसयू बैंकों का जो इंडेक्स था वो 3 जून 2024 को हाईएस्ट लेवल पर था और वो था 7670 पर था। और आज जो है 14 अक्टूबर है, आज 14 अक्टूबर 24, यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, करीब 4.25 महीने हो गए। मान लीजिए 4.25 महीने हो गए ना। अब 4.25 महीने में आप देखिए बहुत लंबा पीरियड होता है। 4.25 महीने में कंसोलिडेशन फेज भी पूरा हो जाता है अगर होना होता है तो आप देखिए 6622 बटा 7670, 14% की इंडेक्स में गिरावट आई और इसने हमेशा लोअर बॉटम लोअर टॉप बनाया। मतलब टेक्निकली भी बता रहा हूँ, आप फंडामेंटली मैं बता चुका हूँ और बताऊँगा, तो टेक्निकली मैं बता रहा हूँ कि ग्राफ में आप देख लीजिए खोल करके moneycontrol.com पे या स्क्रीनर पर पीएसयू बैंकों का इंडेक्स का, तो आपको उसमें पिछले 4 महीने में लोअर टॉप लोअर बॉटम नजर आएगा। गर्दन झुकी मिलेगी आपको। तो अच्छा, अब इंडिविजुअल शेयर्स की बात करते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक 172 का हाईएस्ट लेवल था, अभी 114 रुपये। कितना घट गया? 50% घट गया, 50% रिड्यूस्ड। इसका पी रेशियो 6.21 है। वर्किंग क्या आई है? फ्लैट आई है। जून की बात करें, जून एंडिंग 2024, फ्लैट वर्किंग है, कोई ग्रोथ नहीं है इसमें। कोई भी चीज़ डाउन हुई है अगर आप खोल के देखेंगे उसका कारण साफ मालूम पड़ जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 912 से 800 का लेवल है हाईएस्ट। ये दिस इज द बेस्ट बैंक ऑफ द कंट्री, द बिगेस्ट बैंक पीएसयू बैंक है, बिगेस्ट बैंक ऑफ द कंट्री है। जितने भी गवर्नमेंट सप्लायर हैं, जितने भी प्राइवेट कॉरपोरेट हैं, पीएस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो गवर्नमेंट भारत सरकार का कंसोलिडेट अकाउंट इसमें है, राज्य सरकारों के खाते इसमें है कंसोलिडेट अकाउंट, मतलब पूरे देश की संपदा इस खाते में है। और है या नहीं है, लेकिन इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा चूंकि उनको पेमेंट गवर्नमेंट से यही मिलते हैं। तो एक खाता तो उन्होंने इसमें खोल ही रखा है। मतलब बहुत बड़ा जखीरा है, 35 लाख करोड़ रुपये का डिपॉजिट बेस है। लेकिन उस सब के बावजूद भी 800 रुपये आ गया 912 से, यानी 11% की गिरावट आ गई इससे। इसका पी रेशियो 10.43 है और 10% की ग्रोथ आई है, उसके बावजूद ये शेयर गिरा है क्योंकि आगे रास्ते विकट नजर आ रहे हैं, ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। इस
कंपिटिटिव एनवायरनमेंट में प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर बैंक्स के सामने टिक पाना इन बैंकों के लिए अपने मतलब जो इंटरेस्ट मार्जिन्स को मेंटेन कर लेना और साहब आपको क्या कहेंगे कासा रेशो को मेंटेन कर लेना या बढ़ा ले जाना संभव नहीं है इनके लिए। उनका आदमी सीधा घर जाता है, मतलब क्लाइंट के हाथ पैर जोड़ के आता है, धोख दे के आता है। ये इनके यहाँ क्लाइंट आता है तो सीधे मुँह बात ही नहीं करते, मैनेजर साहब सीट पर ही नहीं मिलते मतलब। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों कॉर्पोरेट सेक्टर के बैंक तो बढ़ रहे हैं, मतलब HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस है, कोटक है, ये बढ़ रहे हैं, धीरे 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 अपना खोया हुआ ग्राउंड गेन कर रहे हैं मतलब। लेकिन ये धीरे धीरे डाउन आ रहे हैं, उल्टा हिसाब चल रहा है। जब ये बढ़े थे वो गए थे, वो कोई ज़्यादा गिरे भी नहीं थे, वो बढ़े नहीं थे। ICICI बैंक तो बढ़ रहा था, फिर भी एक्सिस भी बढ़ रहा था, कोटक भी बढ़ रहा, HDFC बैंक नहीं बढ़ रहा। नाउ दे हैव स्टार्टेड गेनिंग ग्राउंड, लेकिन these PSU shares are coming, PSU बैंक शेयर्स आर कमिंग स्लोली डाउन। अब यूको बैंक की बात करते हैं, 70 रुपये से 45 रुपये आ गया दोस्तों, ये भी करीब 40% घट गया। इसका पी रेशो 14.47, इसका तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब ये तो बहुत रद्दी बैंक है। शेयर बाजार पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ रद्दी है, बाकी वैसे कोई रद्दी नहीं है। आपके खाते हों तो ये नहीं कि आप विड्रा कर लो, नहीं, खाते खोले कहीं नहीं जाएगा पैसा आपका, बिल्कुल सरकार का बैंक है, सुरक्षित है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रद्दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा 299 रुपये से गिर के 242 आ गया, बहुत मजबूत बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक रहा है अपने आप में। डिपॉजिट बेस कम से कम 14 लाख करोड़ रुपए का है। ऐसी सूरत में उसके बावजूद भी गिर गया। इसका पी रेशो 6.60 है। आगे कुछ हरियाली नज़र नहीं आ रही है, मतलब ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, बस एक लेवल पे आके खड़े हो गए हैं। फ्लैट वर्किंग है। कैनरा बैंक 128 रुपये से 104 रुपये आ गए। 11 रुपये 52 पैसे की का पी 11.52 का पी रेशो है। और इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है ज़बरदस्त डाउन आई है, मतलब काफ़ी नीचे आई है। पंजाब नेशनल बैंक 142 रुपये से 105 रुपये आ गए दोस्तों, ये भी 40, 35, 38, 37% घट गया है, मतलब इसका पी रेशो 10.26 है। स्लाइड सा इम्प्रूवमेंट आया है इसमें, वो कोई माने नहीं रखता है, वो सब बुक एडजस्टमेंट और इधर उधर प्रोविजनिंग वगैरह में थोड़ा बहुत खर्चा आ जाता है। इंडियन बैंक 632 से 521 आ गया, ये भी करीब 12-13% डाउन है। इसका पी रेशो 8.06। तो इसकी भी वर्किंग फ्लैट आई है, मतलब तो बैंकों में जो वो ग्रोथ आई थी उस समय EPS बढ़े थे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई दिए थे, वो अब ठीक है उतने प्रॉफिट हो सकता है मेंटेन कर जाए, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन उसके ऊपर प्रॉफिट की बढ़त दिखाई देना बहुत मुश्किल है। 2, 4, 5, 10% की बढ़त को मार्केट रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उससे इन बैंकों का वैल्यूएशन नहीं बढ़ाएगा, इनके नंबर नहीं बढ़ाएगा। तो दोस्तों अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज आज HDFC बैंक के 17 के पी रेशो मिल रहा है, एक्सिस बैंक का 13-14 के पी रेशो मिल रहा है, ICICI के भी 17 के आसपास ही मिल रहा है। तो उन शेयरों के अंदर जहाँ उनका मैनेजमेंट इतना स्मार्ट है, इतना ज़बरदस्त उनकी वो ग्रिप है, आप एक बात से अंदाज़ लगा लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 150 साल पुराना बैंक है, उसका डिपॉजिट बेस 35 लाख रुपए, जबकि मैंने बताया सारे सरकारी खाते, राज्य सरकारों के, केंद्र के सारे खाते, सारे PS पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के खाते, सारे कॉन्ट्रैक्टर सप्लायरों के खाते, सारे कॉरपोरेट्स के खाते उसमें हैं। हर कॉरपोरेट एक खाता SBI में जरूर रखेगा। उसके बावजूद भी उसका जो सारे पेंशनर्स के खाते उसमें हैं, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के खाते उसमें हैं, उसके बावजूद भी उसका डिपॉजिट बेस 35 लाख करोड़ रुपये के। लेकिन HDFC बैंक का जो 1992 में आया था, उसका जो डिपॉजिट बेस कितना है 25 लाख। कई विकट रास्तों से गुजरना पड़ा है उसको, कितनी चुनौती सामना करना पड़ा होगा उसको आपको। तो उससे एफिशिएंसी, मैं कह रहा हूँ एफिशिएंसी को कंपेयर कीजिए आप, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग की,
तो ये आपको मैंने एक बिल्कुल रोशनी दिखा दी है। और दोस्तों ये काफ़ी आपके मार्गदर्शन के लिए, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा काम खाली पढ़ाना था कि किन हालात में क्या क्या स्थितियाँ पैदा होती हैं। तो ये काफ़ी है आज का। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।